आपने अपने आसपास अक्सर ऐसा देखा होगा कि किसी की एंगेजमेंट हुई है, लेकिन शादी होने से पहले ही वो रिश्ता टूट जाता है, या तो लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से रिश्ता टूट जाता है। ऐसे में क्या लड़की वाले लड़के वालों के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि एंगेजमेंट होने पर लड़के वालों ने शादी का एश्योरेंस दिया था, जिसके बाद लड़की वालों ने बैंकेट हॉल बुक कर लिया और इसके अलावा शादी की बहुत सारी शॉपिंग कर ली, ज्वेलरी ले ली। ये तो हमारे साथ चीटिंग हुई। तो इसी से रिलेटेड अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी जजमेंट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इस सिचुएशन में हमारा कानून क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, 2024 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का नाम है राज कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया है कि कौन कौन सी कंडीशंस में, कौन कौन सी सिचुएशंस में चीटिंग मानी जाती है और कौन कौन सी सिचुएशंस में चीटिंग नहीं मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में लड़की के जो घर वाले हैं वो उसका रिश्ता पक्का करते हैं, जिसके बाद दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। इसके बाद शादी तक बात आती है। तो शादी के लिए जो लड़की के फादर हैं वो एक मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल बुक करते हैं, जिसके लिए वो 75,000 रुपीज एज अ बुकिंग अमाउंट एडवांस दे चुके होते हैं और इसके अलावा भी वो शादी की काफी सारी शॉपिंग कर चुके होते हैं। लेकिन शादी होने से पहले ही कुछ टाइम पहले उनको न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि उस लड़के ने तो किसी और से शादी कर ली है, जिसके बाद उन दोनों की शादी नहीं होती है। जिसके बाद जो लड़की वाले हैं वो लड़के और उसके घर वालों के खिलाफ सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी, 420 ऑफ आईपीसी और 417 ऑफ आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराते हैं। इसके बाद लड़के वाले जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में और वो अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी बात करता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके खिलाफ झूठा केस फाइल किया गया है या फिर झूठी एफआईआर की गई है, तो आप उसको क्वैश कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं और उस एफआईआर को खत्म करवा सकते हैं। तो ऐसा ही इस केस में लड़के वालों ने किया। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में लड़की वालों को ये कहना होता है कि हमारे साथ तो चीटिंग हुई है, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद इनके शादी के एश्योरेंस के बेसिस पर हमने मैरिज हॉल यानी कि बैंकेट हॉल जो है वो ऑलरेडी बुक कर लिया है, जिसके लिए हमने एडवांस 75,000 रुपीज भी दे दिए हैं और इसके अलावा भी हम बहुत ज्यादा खर्चा कर चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल ही हमारे साथ चीटिंग और फ्रॉड हुआ। इनकी शुरुआत से ही इंटेंशन हमको ठगने की थी और हमारे पैसे खर्च कराने की थी। वहीं दूसरी तरफ लड़के वालों का ये कहना होता है कि हमारी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि लड़की वालों का खर्चा करवाया जाए, लेकिन एंगेजमेंट के बाद जब अगर लड़के वालों को लगता है कि ये शादी नहीं चलेगी या फिर इनकी शादी नहीं होनी चाहिए और लड़का कहीं और शादी कर लेता है, तो इंडियन लॉ के हिसाब से ये कोई कानूनी अपराध नहीं बनता है। तो यहाँ पे कोई भी चीटिंग और फ्रॉड नहीं बनता है, इसीलिए इस एफआईआर को क्वैश किया जाए। जिसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी की जो एफआईआर है उसको क्वैश कर देती है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना होता है कि सेक्शन 406 बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस तब बनता है जिस सिचुएशन में प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई हो, लेकिन इस केस में कोई भी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट नहीं की गई है। ना ही तो लड़के वालों ने लड़की वालों से कोई प्रॉपर्टी मांगी है और ना ही लड़की वालों ने कोई प्रॉपर्टी लड़के वालों को दी है। तो ये 406 ऑफ आईपीसी का ऑफेंस नहीं बनता है। और क्लियरली सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी जो बात करता है कि धोखाधड़ी का केस 420 का केस तब बनता है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंड्यूस करे कि वो प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर दे या किसी को डिलीवर कर दे, लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं किया गया है। तो इसीलिए ये दोनों ऑफेंसेस जो है उनको जो हाई कोर्ट है वो क्वैश कर देती है। लेकिन कुछ हद तक जो हाई कोर्ट है वो लड़की वालों से एग्री करती है कि लड़के वालों के शादी के एश्योरेंस के बेसिस पर ही लड़की वालों ने जो बैंकेट हॉल है, मैरिज हॉल है वो बुक किया है, जिसके लिए उन्होंने 75,000 रुपीज एडवांस भी दिए हैं और इसके अलावा भी वो शादी भी काफी सारा खर्चा
कर चुके हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी जो कि चीटिंग की बात करता है वो एफआईआर क्वैश नहीं होनी चाहिए, और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी की जो धारा है उसको क्वैश नहीं करती है, जिससे लड़के वाले सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लड़के वालों का कहना होता है कि इस सिचुएशन में 417 ऑफ आईपीसी का ऑफेंस भी नहीं बनता है, तो ये जो सेक्शन है 417 ऑफ आईपीसी इसको भी क्वैश किया जाए। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी को समझने से पहले हमारा सेक्शन 415 ऑफ आईपीसी का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बात करता है चीटिंग के बारे में। सेक्शन 415 ऑफ आईपीसी में चीटिंग को डिफाइन किया गया है, और चीटिंग के ऑफेंस के लिए उस सेक्शन में कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जो अगर फुलफिल होते हैं तो उसी सिचुएशन में चीटिंग का केस बनता है। तो सेक्शन 415 में चीटिंग के 2-3 जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं उनमें से एक है कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ करने या ना करने के लिए इंड्यूस करता है, तो वहाँ पे चीटिंग का केस बनता है। और उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंड्यूस करता है प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए तो उस सिचुएशन में चीटिंग बनती है। और इसके अलावा चीटिंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि एक पार्टी का रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए और दूसरी पार्टी का रॉन्गफुल गेन होना चाहिए, यानी कि आपके प्रॉपर्टी डिलीवर करने के इंड्यूसमेंट से एक पार्टी को लॉस होना चाहिए और दूसरी पार्टी को उससे डिलीवरी से प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि गेन होना चाहिए। तो उसी सिचुएशन में चीटिंग का केस बनता है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो चीटिंग के केस में बनता है वो ये है कि आपको कोर्ट में ये प्रूफ करना होता है कि सिंस बिगिनिंग फर्स्ट डे से ही उसकी इंटेंशन आपको चीट करने की थी। यहाँ पे एक इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्टार्टिंग से ही किसी की इंटेंशन चीटिंग करने की हो तो उसी सिचुएशन में चीटिंग का केस बनता है। और चीटिंग के केस में आपको ये प्रूफ करना होता है कि सिंस इंसेप्शन देयर वाज अ इंटेंशन टू चीट। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना होता है कि इस केस में लड़के वालों का कोई भी शुरुआत से इंटेंशन गलत नहीं था। उनकी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो लड़की वालों का खर्चा करवाएं, या फिर लड़के वालों की ये भी इंटेंशन नहीं थी कि वो एंगेजमेंट करने के बाद शादी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज कि इस सिचुएशन में यहाँ पे रॉन्गफुल गेन दूसरी पार्टी को नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे चीटिंग का केस नहीं बनता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी की जो धारा है उसको भी क्वैश कर देती है। तो फ्रेंड्स, इस जजमेंट से हमें यही समझ में आता है कि अगर आपका इंटेंशन किसी को चीट करने का शुरुआत से नहीं है और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसा कि इस केस में हुआ कि आप किसी से इंगेजमेंट करते हैं लेकिन उसके बाद उससे शादी नहीं कर पाते हैं और आप कहीं और शादी कर लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये एक चीटिंग नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।